Good morning students. Once again, welcome back for your next class. In the last video, we have discussed regarding the postulates of Bohr model of an atom. In last video, we have discussed the first three postulates. Three postulates हमने discuss किए थे. First was that atom has center called nucleus. Second, कि जो electron है they revolve in a fixed orbit which used to have fixed energy and fixed velocity. And third was क्वांटाइजेशन. देखिए क्वांटाइजेशन में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, उस टाइम पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. These were the first three postulates of Bohr model of an atom. Now in this video we are going to deal with our next postulate, that is while revolving the electrostatic force provides सेंट्रीपिटल फोर्स. देखिए जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या बोला, दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी. अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स होगी, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर अवेलेबल, और ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस अवेलेबल है. इनके बीच में जो फोर्स अवेलेबल होगी दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस अब ये बोल सकते हैं द चार्ज बिटवीन या ये कह लीजिए द फोर्स बिटवीन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है. अब चार्ज यहाँ पे कौन से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. तो दैट मींस इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो चार्ज है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या बोला, आई हैव सेड दैट न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, दीज आर टू चार्ज बॉडीज, इनके बीच में जो फोर्स अवेलेबल है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने में हेल्प कर रही है. तो दैट मींस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज प्रोवाइडिंग द फोर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब देखिए हम एक चीज कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2. दो चार्जेस अवेलेबल हैं, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है जी. इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है जी. अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन r², ठीक है जी. ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है इन दो चार्जेस के बीच में. देखिए अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चार्जेस सेम हो, या ये दोनों चार्जेस सेम भी हो सकता है. अगर ये दोनों चार्जेस सेम हो दैट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तभी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ रिपल्शन. रिपल्शन के लिए होगी. अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हुए तो ये फोर्स होगी फॉर द अट्रैक्शन. तो दैट मींस दैट डिपेंड किया पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस हैं या ऑपोजिट चार्जेस है. अगर ऑपोजिट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इफ सेम चार्जेस वुड बी देयर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वुड बी इन टर्म्स ऑफ रिपल्शन. चलिए जी, तो दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r². अब हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv² by r. mv² by r.
हम कैसे बोल सकते हैं, देखिए एक पार्टिकल है, पार्टिकल हुज मास इज m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, which is moving in a which is revolving in a particular orbit of radius r, जिसका रेडियस r है and it is moving with velocity v। मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल है that is revolving in a circular orbit, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस पार्टिकल का मास कितना है m, कितने रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है r with the velocity of v, so that means centripetal force comes out to be mv square by r। अब देखिए हम फिर से कंसीडर कर लेते हैं Q1 Q2, ठीक है। मैं आपको बोल देती हूँ Q1 जो चार्ज है दैट इज द चार्ज अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉन एंड Q2 इज द चार्ज अवेलेबल ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। हमने क्या लेट कर लिया, Q1 चार्ज है विच इज अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉन एंड Q2 इज द चार्ज विच इज अवेलेबल ऑन न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है जी। और प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो एक प्रोटॉन पे, एक सिंगल प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, प्रोटॉन का चार्ज +e, ठीक है जी। ये चीज आपने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e हो गया, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है +e। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जितना एटॉमिक नंबर है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, दैट वुड बी +Ze। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, दैट वुड बी +Ze। व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे Q1 हमने लेट कर लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 लेट कर दिया न्यूक्लियस में जो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, दैट इज -e, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, +e। न्यूक्लियस में +e चार्ज क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन है। अब एक सिंगल प्रोटॉन हो तो +e, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दैट मींस टोटल चार्ज क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, दैट इज +Ze। अब देखिए we know that Fe is equals to Fc, Fe किसके इक्वल है, Fc। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है जी। और Q2 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, Ze अपॉन r²। और हाँ जी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है जी। इसको फर्दर हम देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r² इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का हमारा रिलेशन क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r² इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। दिस कम्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन हमने कौन सी बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन वाज nh/2 पाई इज इक्वल्स टू mvr। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, और आपकी ये आपकी आई थी थर्ड वाले पोस्टुलेट से। फ्रॉम द 4 पोस्टुलेट आपकी इक्वेशन आई है कि एक फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। So this was the fourth postulate of Bohr model of an atom. Next we are going to deal with the fifth postulate of Bohr model of an atom. इसको एक तरफ लिख के रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, while revolving in a particular ऑर्बिट, अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन नाइदर लूजेस एनर्जी नॉर गेन्स एनर्जी,
दिस पोस्टुलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो, जब हम रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस कर रहे थे, रदरफोर्ड ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूमते रहते हैं, किसी भी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो लेकिन मैक्सवेल ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, वो एनर्जी लूज करेंगे और अल्टीमेटली आके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएंगे। दिस वाज मैक्सवेल थ्योरी। बट उसने तो कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दे एमिट एनर्जी, वो एनर्जी लूज करते हैं। बट बोहर ने तो बिल्कुल डिफरेंट बात की। बोहर ने कहा जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो ना एनर्जी लूज करते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन ना वो एनर्जी लूज करते हैं ना गेन करते हैं। इसका मतलब कि जब बोहर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट में क्या है, कंजर्व। उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट में क्या है, कंजर्व। रीजन, क्योंकि बोहर का पोस्टुलेट कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो ना एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। इसका मतलब पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी इज फिक्स्ड। दैट मींस बोहर के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और शेल इज फिक्स्ड। ठीक है जी। दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी उस शेल में फिक्स है, सेकंड ऑर्बिट में है तो फिक्स है, थर्ड शेल में तो तब फिक्स है। सो दैट मींस उसने क्या कहा, उसने इस एनर्जी लेवल या ये कह लीजिए इन ऑर्बिट्स और शेल्स को बोल दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। उसने इस ऑर्बिट या शेल्स को क्या बोल दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी मींस इन एनर्जी लेवल्स की, इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वही सेकंड की है, वही थर्ड की है। सारे ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है डिफरेंट है, बट हर पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, वो ना लूज होती है ना गेन होती है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि एनर्जी इज कंजर्व, जब ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है। लेकिन ये तो था फिफ्थ पोस्टुलेट, दिस वाज द ओनली फिफ्थ पोस्टुलेट। लेकिन सिक्स्थ पोस्टुलेट में इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो एनर्जी लूज भी करता है और गेन भी करता है। ये क्या बात बनी, व्हाट इज दिस। एक बार एक पोस्टुलेट में तो वो कह रहा है एनर्जी ना लूज होती है ना गेन होती है, अगले पोस्टुलेट में कह रहा है एनर्जी गेन भी होती है लूज भी होती है। ये हमारा अभी फिलहाल सिक्स पेंडिंग है। इससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन स्टडी करनी है, फिर हम सिक्स पोस्टुलेट स्टडी करेंगे, उसके बाद ही स्टडी कर पाएंगे। टिल देन आपने ये चीज ध्यान रखनी कि हमारा अभी सिक्स पोस्टुलेट पेंडिंग है। अभी तक हमने कितने पोस्टुलेट स्टडी किए हैं, 5। अब हम इससे रिलेटेड फर्दर कुछ कैलकुलेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, उन कैलकुलेशंस में क्या होगा, उन कैलकुलेशंस में हम स्टडी करेंगे कि हम रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कितने रेडियस पे, कितनी वेलोसिटी पे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फर्स्ट कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहली कैलकुलेशंस में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। देखिए, अब देखिए मैंने आपको एक फर्स्ट इक्वेशन लिखवाई थी, NH/2π इज इक्वल्स टू mvr। इसको हमने लिया था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन थी 1/4π एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R² इज इक्वल्स टू mv²/r। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी बोर के थर्ड पोस्टुलेट से। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन बनी हमारी बोर के फोर्थ पोस्टुलेट से। अब देखिए स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हमने क्या करनी है, स्क्वेयरिंग। अगर फर्स्ट इक्वेशन की हमने स्क्वेयरिंग कर दी तो क्या होगा, n² h² on 4π²
इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन की हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, after squaring of equation 1, divide it by equation 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपने फर्स्ट इक्वेशन की स्क्वायरिंग की है उसको फिर आपने सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स हम इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। इट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग डिवाइड इक्वेशन 3 by 2, हमें इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है, हमें इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। सो देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसको सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। फर्स्ट इक्वेशन की स्क्वायरिंग करी जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, उसको हमने डिवाइड कर दिया सेकेंड इक्वेशन से। तो देखते हैं इसमें जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मुश्किल लगता है तो आप थोड़ा सा इसको इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1 इनटू आर अपॉन एम वी स्क्वायर। देखिए अब हम इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आपका, रादर यहाँ पे आपका है, यहाँ आएगा दिस इज 4 पाई स्क्वायर। लेट मी चेक, दिस इज 4 पाई स्क्वायर, तो हमारा ये था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आएगा आपका। यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं, देयर वाज अ बिट राइटिंग मिस्टेक, फिर से लिख लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया, हमारा ये आया। थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ जी, इसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है जी, इजिली कैंसिल आउट कर सके थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा अपॉन जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1 इनटू आर बाय एम वी स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे हुआ। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब देखते हैं और क्या बचा हमारे पास। यहां हमारे पास बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पे फिलहाल हमारे पास ये बचा। यहां पे देखते हैं, एक एम से एक एम कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो दैट मींस ये आर स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट भी था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट चुका है। यहाँ बचा पाई जेड ई स्क्वायर, और इधर बचा एम आर, इधर क्या बचा एम आर। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियस। यहां से रेडियस का फॉर्मूला निकालिए, मास इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर. This is the formula for the radius of an electron, where n is what? The nth shell, radius of electron in the nth shell. जिस पर्टिकुलर शेल में भी है, फर्स्ट शेल में तो n की वैल्यू 1, सेकेंड शेल में तो n की वैल्यू 2, whereas epsilon naught, that is the permittivity of free space. n is nth shell, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, पाई mass of an electron, z is the nu, z e, z is what? Atomic number या number of protons, ये is electron, that means charge on the nucleus and squaring. चलिए अब इस चीज को, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला. थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए हम इसको, इसका शॉर्टकट लिख लेते हैं थोड़ा सा. देख लीजिए, जो आपके कांस्टेंट्स हैं उसको एक तरफ कर दीजिए. क्या क्या कांस्टेंट्स हैं? हाँ जी, देखिए, n is not constant, h square is constant, epsilon naught is constant, pi is constant, m is constant, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन ना आपका n स्क्वायर कांस्टेंट है ना z, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते रहेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे. जब आप इस चीज को सॉल्व, ये चीज आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम की, जिसका रेडियस होता है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से हम इसको किस में कैलकुलेट करते हैं? एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं. इन सबके जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमने ये चेक किया, इसकी वैल्यू आई 0.53, इस पूरी की वैल्यू क्या आई? 0.53 इनटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. ठीक है जी. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ऐसा नहीं है कि आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, दिस इज जस्ट द ट्रिक टू आइडेंटिफाई. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज इक्वली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको बहुत जगह ऐसा होगा जहां पे आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, बट दैट वाज जस्ट टू गिव, इट वाज जस्ट गिवन कि जब आप क्वेश्चंस करें तो इनकी वैल्यूज अगर आपको पुट भी करनी पड़े तो इनका आपको आंसर पता हो, आपकी कैलकुलेशन स्किप हो जाए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल इजीली. सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ radius of an electron. In the next video we will discuss the calculation of velocity, kinetic energy, potential, as much we will be able to do in the next video. Till then, thank you so much.